ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं, अभी नहीं हुई। चलो भाई, गुड मॉर्निंग बोलो सब लोग। यस, ऑनलाइन में भी यार गुड मॉर्निंग। सृष्टि, प्राची, ऋषिका, पर्व, अभिषेक, वैदिका, गुड मॉर्निंग गाइस। तो जो कल आप लोगों का टेस्ट हुआ है ईसीआईपीएल का, एफसीआर और पीएमएलए के, वैसे तो कोई उसमें कोई खास क्वेश्चंस है नहीं जिनके सॉल्यूशंस आपको ना पता हो, पर फिर भी एक बार उन 10 क्वेश्चंस को फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं कि कहां से क्या क्वेश्चन आया और उसका क्या सही आंसर और क्या हम लोग लिख करके आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर अपन देखें तो पहले क्वेश्चन में, एक मिनट, ब्रैकेट में लिख देते कि अमाउंट कितना ही क्यों ना हो, वो तो है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। अरे पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंशिका जो एक सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो जर्मनी गई ऑफिशियल टूर पे। वहां पर उसके स्टे के दौरान उसे सीरियस रेस्पिरेटरी कंडीशंस आई और उसे कहां ले गए? लोकल हॉस्पिटल के अंदर ले गए। क्या इस चैप्टर में कोचिंग? अच्छा, उससे क्या, ठीक है। तो डेवलप्ड रेस्पिरेटरी कंडीशन और उसे कहां ले गए? लोकल हॉस्पिटल में। द फॉरेन हॉस्पिटल प्रोवाइडेड हर विद इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री लॉजिंग एंड लोकल ट्रांसपोर्ट, ऑल बॉर्न बाय फॉरेन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी इंडिया की, तो उसे जब हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि सारा इलाज हमारी तरफ से फ्री, रहना खाना फ्री, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो भी हमारी तरफ से अरेंज होगा। On returning to India, अंशिका डिड नॉट इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द हॉस्पिटलिटी। उसने हॉस्पिटलिटी रिसीव करी और इंडिया में आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया भी नहीं। दूसरा केस है गौरवी का। गौरवी एन एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, went to Canada for personal reasons, ठीक है। She had pre-arranged medical checkup and physiotherapy sponsored by Canadian NGO। पहले से ही बात हो चुकी थी कि वहां जाकर के कोई फ्री मेडिकल चेकअप होगा और फिजियोथेरेपी होगी। जो कौन स्पॉन्सर कर रहा है? एक कनाडा का एनजीओ। स्पॉन्सर करने का यहां पर मतलब क्या है कि फ्री में सारी सर्विसेज दी जाएगी। शी डिड नॉट टेक एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, पर उसने भी इसके लिए MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कोई परमिशन नहीं ली। तीसरा क्वेश्चन, भूमि, अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधायक, was invited by a US based think tank to deliver a lecture देने के लिए कहां तक बुला रहे हैं तुमको, देखो। the organization also offered her free boarding, lodging and airfare, और बोला कि रहना खाना पीना आना जाना सारा खर्चा हमारी तरफ से। सिद्धि, ये सिद्धि नहीं था, ये भी कौन था? भूमि। आप लोगों को पढ़ के आराम से समझ में आ गया होगा कि भाई सिद्धि नहीं, हाँ तो भी कोई बोनस मार्क्स नहीं, नहीं समझ में आया तो 0, ठीक है। भूमि एक्सेप्टेड द ऑफर विदाउट सीकिंग एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और बिना गवर्नमेंट से पूछे उसने बोला कि चलो कहां चले? यूएसए। एनालाइज वेदर द एक्शन ऑफ अंशिका, गौरवी एंड भूमि वर इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बताइए कि ये जो तीनों ने बात कही है, ये तीनों ने क्या एफसीआरए एक्ट का कोई वायलेशन किया है क्या? किया है क्या? किसने किया है? तीनों ने। तीनों ने वायलेशन किया है। पहले में रीजन ये देखो, सबसे पहले बात मत करो, सबसे पहले यहां पर लिखना था आपको सेक्शन नंबर 6 कि फॉरेन हॉस्पिटलिटी का मतलब होता क्या है, और फॉरेन हॉस्पिटलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कुछ पर्संस के केस में। वो पर्संस के नाम लिखने थे। वो पर्सन में एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी होता है। तो तीनों उसके अंदर कवर हुए। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी के केस में मेडिकल ट्रीटमेंट बिना प्रायर परमिशन के भी लिया जा सकता है, पर ऐसे केस में लेने के 1 महीने के अंदर अंदर, फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने के 1 महीने के अंदर अंदर मेनर सोर्स डिक्लेयर करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहां पर अंशिका ने जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट लिया उससे हमें कोई समस्या नहीं। समस्या हमें उससे है कि उसने आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, एंड सिंस उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो इसे वायलेशन माना जाएगा। किस चीज का? एफसीआरए एक्ट के सेक्शन नंबर 6 का। सेकंड, गौरवी के केस में क्या है भाई कि गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉय है, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगेगी। हालांकि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती है किसके ऊपर? इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। पर ये इमरजेंसी नहीं है, ये तो कौन सा है?
प्री अरेंज्ड, आपको पहले से ही पता था कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, तो ऐसे केस में प्रायर परमिशन लेना जरूरी थी, पर उसने कोई प्रायर परमिशन नहीं ली, तो ये भी सेक्शन नंबर 6 का वायलेशन है। तीसरा, भूमि के केस में भूमि कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब एमपी एमएलए, इन लोगों को भी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ये भी क्या नहीं कर सकते, फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव नहीं कर सकते, और उसने ये ऑफर एक्सेप्ट किया बिना गवर्नमेंट से पूछे, तो इसे भी सेक्शन 6 का वायलेशन मानेंगे। बोलो कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? बोलो कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? आसान क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका ध्यान रखना था, और तरीके के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। पहले सेक्शन नंबर 6 लिखना था, फॉरेन हॉस्पिटलिटी डिफाइन करते, फिर एक साथ तीनों के फैक्ट को डिफाइन करते, और फिर तीनों के एक एक लाइन में कंक्लूजन्स लिख देते। बोलो तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई समस्या यहां तक इस क्वेश्चन में? आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं। सेकंड क्वेश्चन, मधुर Madhur is an independent candidate for the election from a prominent constituency in India. During his campaign, he received a generous donation of rupees 5 lakh from NRI friend settled in UK. मधुर चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ने के लिए इसको किसी पार्टी ने टिकट दी ही नहीं, तो इसने बोला कि मैं अलग से लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय जिसे बोलते हैं वो, और कैंपेन करने के लिए इसे 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। किसने? इसके एनआरआई फ्रेंड ने, जो अभी कहाँ रहता है? यूके में। The contribution is made directly to his personal bank account and is intended to support his campaign activity such as printing poster and conducting the rally. पैसा डायरेक्ट इसके बैंक अकाउंट में आ गया, पर्सनल बैंक अकाउंट में, और क्या बोल रहे हैं कि भाई इसलिए दिया ताकि तुम पोस्टर वगैरह, रैली वगैरह कंडक्ट करवा लो। यहां भी रवि नहीं है, ये भी मधुर है। Madhur justify the acceptance by claiming that the donor is a close personal friend and the amount is meant for a personal support. और ये जो पैसा है वो पर्सनल सपोर्ट के लिए दिया गया है, और ये कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं। In the context of above situation, examine whether Madhur was eligible to accept the foreign contribution. Madhur foreign contribution accept कर सकता है या नहीं कर सकता? बोलो कर सकता है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? सेक्शन नंबर 3 में कुछ पर्सन्स के नाम लिखे हैं, उन पर्सन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पर्सन के ऊपर प्रोहिबिशंस हैं कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और उसमें एक पर्सन कौन भी है? कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन। तो इफ यू आर अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन, यू कैन नॉट रिसीव अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आप, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे पर्सनल बैंक अकाउंट में आए या कहां पर आए, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड नहीं। बराबर बात? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? गलत लिख दिया ये वाला आंसर, क्या कर दिया तुमने इसमें? जब ले ही नहीं सकता तो पर्सनल अकाउंट में कैसे ले लिया? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, पर्सनल अकाउंट में तो रिसीव करना वैसे भी मना है, सेक्शन नंबर 17, शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में आना चाहिए, स्पेशल बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 3, Section 9 of the Foreign Contribution Regulation Act 2010 empower the central government to prohibit or regulate the acceptance of foreign contribution or foreign hospitality in certain cases. Section 9 FCRA का क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कुछ केसेस में प्रोहिबिट और कुछ केसेस में रेगुलेट कर सकता है, किसको? फॉरेन कंट्रीब्यूशन को या फॉरेन हॉस्पिटलिटी को। एक्सप्लेन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर को कब यूज कर सकती है, ग्राउंड्स ऑन विच द पावर कैन बी यूज, बताओ जरा। तो सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3, 6, 11 में जिन लोगों को मना है उनको तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से रोक ही सकती है, उसके अलावा भी अगर किसी पर्सन को रोकना चाहे तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से रोक सकती है। कब? जब सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता हो या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तब। बराबर? हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको एक नोटिस सर्व किया जाएगा कि क्यों हम ऐसा करने का सोच रहे हैं। बात समझ में आई? एक ना एक तो कोई होगा जो इसमें सेक्शन नंबर 5 जैसा कुछ लिख करके आया होगा। अरे उससे क्या, दिखाऊंगा कॉपी। चलो अच्छी बात है, अभी नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, दो चीजें बतानी थी 2.5 मार्क्स में। पहला, रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट, और दूसरा, रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि भाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट हमने आपको दिया है, कहां पर? 11 में, वो
क्या हो जाता है, जिसकी 11 में एप्लीकेशन थी 12 में हमने दिया था, वो कैंसिल मतलब वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है कितने समय में, 5 साल में। आप उसे फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 सालों के लिए, पर फर्दर एक्सटेंशन कब करवाना है आपको, एक्सपायर होने के 6 महीने पहले 5,000 रुपए की फीस पे करनी है और 90 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट आपको ये सर्टिफिकेट दे देती है। बराबर बात, इतनी सारी बात लिखनी थी उसके अंदर, 90 डेज लिखना भूल गए तो कोई बात नहीं, आधा मार्क्स कटेगा उसका सिर्फ आधा कटेगा। 5,000 रुपए लिखा है, ठीक, 5,000 नहीं लिखा उसका भी आधा मार्क्स कटेगा, ठीक है। सेकंड है रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक, सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 ये बोलता है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आप रिसीव करते हैं तो वो सिर्फ न्यू दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशल अकाउंट में ही आना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे अकाउंट में नहीं। एक बार उस अकाउंट में पैसा आ जाए उसके बाद आप इस पैसे को कितने भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो जो स्पेशल अकाउंट है उसमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, बाकी कुछ और नहीं। और जो भी बैंक उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है वो सब रिपोर्टिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये वाली लास्ट लाइन शायद आप लोगों ने ना लिखी हो, बाकी 3 पॉइंट तो मेजर पॉइंट थे जो लिखे होंगे, हाँ या ना। सेक्शन नंबर 8 भी लिख दिया यूटिलाइजेशन, वो पूछा नहीं था, फालतू बात। Question number 5, Prakhar. Prakhar Parashar, a businessman, has been charged with an offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881 involving the dishonor of check. प्रखर के ऊपर आरोप लगे भाई कि क्या तुमने 138 का किया है वायलेशन, क्यों, क्योंकि कुछ चेक जो तुमने इशू किए थे वो क्या हो गए, डिसऑनर। द एलेज अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज 80 करोड़, कितना पैसा है भाई, 80 करोड़ रुपए। During the course of investigation, it is found that Prakhar has left India and is residing abroad without any intention to return. और ये जा चुका है इंडिया के बाहर और बोल रहा है कि चलो अब मैं नहीं आता। Discuss whether Prakhar can be declared as fugitive economic offender. प्रखर को FEO फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एज पर FEOA एक्ट 2017 कहा जाएगा या नहीं, बोलो हाँ या ना। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है क्या ये, नहीं, क्यों, क्योंकि अमाउंट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने कोई शेड्यूल ऑफेंस किया हो, जिसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट इशू किया हो, जो इंडिया से भाग गया हो और शेड्यूल ऑफेंस की वैल्यू 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो। इन सबके बीच में लिखा हुआ है एंड, क्या लिखा है सबके बीच में, एंड। इसका मतलब सारी कंडीशन होनी चाहिए, शेड्यूल ऑफेंस होना चाहिए, उसकी वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, अरेस्ट वारंट होना चाहिए और वो इंडिया से भागना चाहिए। अगर ये चारों चीजें होती है तभी क्या कहा जाएगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। यहां पर सारी कंडीशन पूरी हो रही है एक्सेप्ट वन, कौन सा, अमाउंट कितना है 80 करोड़, जबकि कितना होना चाहिए था 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, क्या बराबर बात। तो हम प्रखर को क्या बोलेंगे कि ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, हालांकि ब्रैकेट में कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आगे कंक्लूजन का 1 मार्क, 1.5 जितनी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। वो जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट अपन ने पढ़ा था उसके कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो फीचर्स कुछ बहुत बेसिक फीचर थे, अगर एक बार पढ़ा होता टेस्ट के पहले तो तुम लोग लिख पाते। कोई सब लिख दिया, पूरा बेनामी लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करता है, बेनामी ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने का काम करता है। इसके अलावा ये कंसीक्वेंसेस बताता है, अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं। प्रोसीजर बताता है फॉर डिटर्मिनेशन एंड पेनल कंसीक्वेंसेस। सिविल कोर्ट के क्या पावर है वो बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में रूल्स बना सकता है। स्पेशल कोर्ट और कैसे गवर्न होगी उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करने के बाद डेजिग्नेट करते हैं एक से ज्यादा कोर्ट को एज ए स्पेशल कोर्ट। और पेनल्टी बताता है कि कोई बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है तो बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 7 और आसान, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल द सर्टिफिकेट। जो सेक्शन 12 में सर्टिफिकेट मिला है उसे कैंसिल कर सकते हैं कहां पर, सेक्शन 14 में। तो सेक्शन 14 में कैंसिल करने के ग्राउंड्स हमको यहां पर बताने थे। तो ग्राउंड पहला तो क्या था, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया, या सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगा हो, या फिर किसी एक्ट का वायलेशन किया हो, या पिछले 2 सालों से आप क्या हो गए हो, डिफंक्ट, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। इसमें एक और ग्राउंड भी है, 5वां लिख सकते हैं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो रजिस्ट्रेशन के समय झूठ बोला था, कोई मिसलीडिंग या फॉल्स स्टेटमेंट
दिया था। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी और 3 साल के बाद आप वापस से क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, हाँ या ना? अपॉर्चुनिटी ही नहीं लिखा। अरे क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी में तो लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FIU IND क्या होता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ बात करो। तो FIU IND इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, एक नेशनल एजेंसी है जिसका काम क्या है, रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, किस चीज को, इंफॉर्मेशन को। कौन सी इंफॉर्मेशन को, सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव एनालाइज करना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी ताकि फाइनेंशियल क्राइम्स को रोका जा सके। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सारे काम होते हैं किसके, FIU IND के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, भूमिका, a garment exporter knowingly allowed her business account to be used by her cousin Disha, who was under the investigation for running an illegal betting racket। लो भाई, भूमिका है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए कि उसने अपना बिजनेस अकाउंट यूज करने दिया, किसको, दिशा को। दिशा के ऊपर क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। क्यों, क्योंकि वो एक इलीगल बेटिंग रैकेट चला रही है। दिशा डिपॉजिटेड लार्ज सम ऑफ अनअकाउंटेड कैश इनटू भूमिका बिजनेस अकाउंट। वो पैसा यूज कर रही है और उसने बहुत सारा अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड मतलब ऐसा पैसा जिसका कोई हिसाब ना हो, वो पैसा किसके अकाउंट में जमा कर दिया है, भूमिका के अकाउंट में जमा कर दिया है। विच वर लेटर ट्रांसफर टू मल्टीपल शेल कंपनी, और भूमिका के अकाउंट से बाद में वो पैसा अलग अलग दूसरी शेल कंपनी, शेल मतलब फेक कंपनी, जो नाम पेपर की कंपनी होती है सिर्फ, उन पेपर वाली कंपनीज में ट्रांसफर किया गया। एंड यूज्ड टू परचेज द लग्जरी प्रॉपर्टी, और फिर उससे कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज परचेज की। Bhumika claimed she was unaware of the source of fund but continued to benefit from the arrangement by retaining commission। भूमिका बोल रही कि मुझे तो पता ही नहीं यार कि मेरे बैंक अकाउंट का दुरुपयोग हो रहा है, हालांकि उसे कमीशन हर बार बराबर से मिल रहा था। Based on the above fact, examine whether Bhumika would be guilty of offense of money laundering। बताइए भूमिका को मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस माना जाएगा या नहीं, और अगर हाँ तो फिर पनिशमेंट बताओ। माना जाएगा, क्यों, असिस्ट, नोइंगली असिस्ट और एक्चुअली अ पार्टी। डेफिनेशन का एक पार्ट है नोइंगली असिस्ट। अगर आप जानबूझकर किसी की क्या करते हो, मदद करते हो, तो आपको भी क्या मान लेंगे कि आपने भी मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो यहां पर पहले मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी डेफिनेशन लिखनी थी, ये वाली, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन लिखी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन एज इट इज लिखनी थी। उसके बाद फैक्ट एक्सप्लेन करना था कि भाई इधर से पैसा इधर जा रहा है और इसको पता था, ये कमीशन अपने पास रख रही थी। एंड लास्ट में कंक्लूजन कि भूमिका को भी पार्टी, भूमिका ने क्योंकि मदद की है तो उसे भी क्या मानेंगे हम। हाँ वही वाली है, ये तुम पढ़ोगी तो वही है, ये इनने लिखी अलग तरीके से, डेफिनेशन वही है। सेक्शन 4 की पनिशमेंट, पनिशमेंट भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी उन्होंने पूछी है कि पनिशमेंट क्या है। बताओ पनिशमेंट क्या है। मिनिमम कितनी, 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, एंड 10 years इन केस ऑफ अ NDPS, एंड फाइन। एंड फाइन, भले फाइन लिखा हुआ नहीं पर वो लिखना तुमको तो पड़ेगा ना कि एंड फाइन, क्योंकि फाइन तो लगेगा ना। एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु आर कंसिडर्ड एज रेगुलेटेड एंटिटी। रेगुलेटेड एंटिटी माने क्या, एंड स्टेट द की एलिमेंट दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द केवाईसी पॉलिसी, और उनकी केवाईसी पॉलिसी में क्या क्या चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो रेगुलेटेड एंटिटी का मतलब सारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सारी रीजनल रूरल बैंक, सारी लोकल एरिया बैंक, सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई भी वो एंटिटी से सेक्शन 22 में बैंकिंग लाइसेंस मिलाओ, सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, MNBFC, RNBFC, PSP, SP, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, सिस्टम प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज। और इन्हें 4 पॉलिसी बनानी पड़ती है। कस्टमर कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन्स मॉनिटर करेंगे, और कैसे रिस्क को मैनेज किया जाएगा। क्या सुपरवाइजिंग चलेगा, चलेगा, सुपरविजन ऑफ द ट्रांजेक्शन भी लिख दोगे तो चलेगा, पर कोशिश करनी है कि जो इन्होंने लिखा है उसी वर्ड्स के आसपास में अपन रहें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दो तो अधिकतर क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। एक वो ध्यान रखना था 80 करोड़ वाला, मेन चीज वो ध्यान रखनी थी कि भाई अमाउंट 100 से कम है। दूसरा ध्यान रखना था वो भूमिका और दिशा वाले क्वेश्चन में नोइंगली असिस्ट। तीसरा ध्यान रखना था वो अंशिका वाले केस में कि आकर के बताना जरूरी है।
गौरवी वाले केस में ध्यान रखना था कि अगर प्री मेडिकल अरेंज पहले से ही अरेंज हो तो ऐसे केस में प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब हर बार मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जाम नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी वाला एग्जाम थे। बराबर, ये छोटी मोटी बातों का अपने को ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन इसके अंदर नहीं थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों क्लास 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं, वापस चालू कर रहा हूं।